No, we are live, sir. ओके ठीक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान वेबिनार फॉर टुडे। आज हमारा मौजू होगा कि क्यों पाकिस्तान में पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की अशद ज़रूरत है। ये जो सफ़र है इसका जो अब इंशाल्लाह कामयाबी से अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है, इसका आगाज हुआ था तकरीबन 2.5 साल पहले। जब पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स, जिसके बैनर के नीचे ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान ने ये कैंपेन लॉन्च की, हमारी और आपकी और मेरी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। अब मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात हो रही है हमारी सेहत की। मैं थोड़ा सा एक पर्सनलाइज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब 2.5 साल पहले मुझे मेरे से रब्ता किया गया, पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स ने मेरे से रब्ता किया और कहा कि जी हमें आपकी मदद चाहिए इस इशू को हाईलाइट करते हुए, तो मुझे इस इशू के बारे में कुछ नहीं पता था। और 90% पाकिस्तानियों की तरह मैं कुछ ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, अनफॉर्चुनेटली। और 99% पाकिस्तानियों की तरह, ये एक अंदाजन बात कर रहा हूं मैं, मुझे समोसे, पकौड़े, बेकरी बिस्किट्स, बेकरी चिप्स खाने का बहुत शौक है। मेरे लिए एक तरह से ये एक फूड ग्रुप है, या कम से कम था इसलिए कि जब मैंने ये सारी डेटा देखी, जब ये सारी केस स्टडीज देखी, सारी अदाद शुमार देखी, तो पता लगा कि जिन चीजों को मैं बड़ी शौक से खा रहा हूँ वो असल में मेरे लिए एक किस्म का जहर है, क्योंकि इनमें भरे हुए हैं, सब में नहीं लेकिन ज्यादातर में, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स। अच्छा, अब जब ये आपके सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, जाहिर है कि हमने बड़ी डिटेल में जो प्रीवियस हमारे वेबिनार्स हुए हैं उसमें हमने कल बहुत तफसील में इस पर बात की है। मुख्तसरन मैं आपको बता सकता हूं कि ITFAs, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स, कई अमराज का सबब बन सकते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि दिल के अमराज। आपको पता है कि पाकिस्तान में हार्ट डिजीज बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत फैक्टर्स हैं जिनमें एक मेजर फैक्टर है ITFAs। फिर हम देख रहे हैं कि मोटापा, और मैं मोटापे की बात सिर्फ मैं मतलब नॉर्मल नहीं वो कह रहा जो कहते हैं ना कि ये बड़ा बंदा हेल्थी है, मैं बात कर रहा हूँ ओबिसिटी की। ओबिसिटी भी बढ़ती जा रही है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो खाने का है वो हमें पता है कि इतना नहीं है, ज्यादातर उनमें फैट्स भी होते हैं। दे लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ वेट प्रॉब्लम्स लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। ITFAs कुछ केसेस में, कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। और मैं किसी एक शख्स को नहीं जानता या किसी एक खानदान को नहीं जानता जिसमें कहीं ना कोई कैंसर पेशेंट या कैंसर सर्वाइवर ना हो। जस्ट लुक अराउंड यू और आप देखेंगे कि कैंसर की रेट्स कितनी बढ़ गई हैं पाकिस्तान में। और फिर जाहिर है कि वी आर नंबर वन इन डायबिटीज। ज़ियाबतीज पाकिस्तान में, अडल्ट ज़ियाबतीज इज एट एपिडेमिक लेवल्स। और इसका, ये तो हमारी जान का खतरा है। माल को खतरा कैसे है? आपको मैं सिर्फ दो अदाद शुमार आपके सामने पेश करूंगा कि एक अंदाजे के मुताबिक सन 2020 में डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट्स हैं, जो जाहिर है कि पेशेंट्स बेयर करते हैं, वो अंदाजन थे 1.7 बिलियन डॉलर्स। मैं यहाँ पे US डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वेन डॉलर्स की बात नहीं कर रहा। टू पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट, आप ये देखें कि इस साल दिसंबर में उम्मीद है कि हमें IMF की एक ट्रांच मिलेगी। वो ट्रांच है 1.2 बिलियन डॉलर्स। तो जिस चीज के लिए हम इतनी कोशिशें करते हैं कि यार ये हमें पैसे मिल जाएं, उससे ज्यादा हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट, क्योंकि इलाज की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कि ट्रीटमेंट में गुजार रहे हैं। और ये सिर्फ मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। जॉब लॉसेस जो होते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं, आपसे काम नहीं किया जाता, आपकी फैमिली पर क्या गुजरती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो इस आप अंदाजे में शामिल भी नहीं कर सकते। तो जब पहले ये सारे डेटा मेरे सामने आया, तो पहले तो मैं बड़ा खौफजदा हुआ कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर लेकिन वी मूव्ड इन अ प्रोडक्टिव डायरेक्शन। और ये सफर का आगाज हुआ था आगाही से, जिसमें मैं भी आगाह हुआ था। और यहाँ पर बड़ी पब्लिक आउटरीच कैंपेन्स हुई थी कि सबसे पहले एक मसले को हल करने से पहले आपको उस मसले की शनाख्त करनी होगी, आपको मसले को समझना होगा। तो पहला स्टेप वो था। और फिर
मैं खुशी से ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे लिए ये बात कुछ हद तक हैरानकुन भी है कि काफी प्रोग्रेस भी अचीव हुई। जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ फूड डिपार्टमेंट्स की मदद से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की मदद से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस एंड लेजिस्लेटर्स की मदद से अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि इंडस्ट्रियली ट्रांस फैटी एसिड्स की मिकदार पर एक कैप लग गया है कि अब इट कैन नॉट बी मोर देन 2% इन एनी फूड स्टफ। अच्छा, अब यकीनन ये कामयाबी है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। और हम चाह रहे हैं कि आज हम बात करें कि क्यों ये जरूरी है कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स पर मुकम्मल बैन लगाया जाए। ये जो 2% की जो कैप है, ये क्यों नाकाफी है। तो वी आर ज्वाइंड बाय मुनव्वर हुसैन साहब, जो बज़ाहिर हमें मालदीव से ज्वाइन कर रहे हैं, या शायद सेशेल्स से। इट लुक्स लवली, लेकिन हो सकता है कि आपका एनिमेटेड बैकग्राउंड। हेलो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी जी। अच्छा, नहीं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया। अच्छा, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो। आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली की, एंड आल्सो मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस, और ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान की इस मुहिम की एक बहुत ही पावरफुल सपोर्टर रही हैं। एंड लास्ट बट नेवर लीस्ट, डॉक्टर तायरा सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की, एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट एंड एलाय रहे हैं इस पूरी कैंपेन में। और आपको पता है कि जो फूड अथॉरिटीज हैं, क्योंकि रेगुलेशन आखिरकार उनके हाथ में ही आती है, उनका इस पूरी मुहिम में एक कलीदी किरदार रहा है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था प्रोग्रेस की। तो अगेन 2.5 साल पहले हम सिर्फ लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे। अब खुशी की बात यह है कि ये इस इशू की पर जो डिबेट हो रही है, वो अब ऐवान इक्तदार में भी हो रही है। अभी हाल में नेशनल असेंबली की एक कमेटी पर में एक काफी सेर हासिल और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई है, जिसकी कुछ झलकियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। जी हसन, अगर हम वीडियो प्ले कर दें प्लीज। जी सर, मैं प्ले कर रहा हूँ। जी। We would like to take this opportunity to brief you on why is there a need to implement a legislative ban on the production and distribution of partially hydrogenated oils. इंडिविजुअली का मेरा एक ब्रीफिंग हो चुकी हुई है आपसे, बट आई वांटेड के तमाम मेंबर्स की भी हो जाए और हमें पता हो कि हम कितने बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। जितने घी चाहे कोई भी बना रहा है, आज आप हमें कह रहे हैं वो सारे गलत है। हमारी आधी इंटरनेशनल कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो हमारा क्या बनेगा? हम लॉ ले आते हैं, ले भी आते, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राउंड जीरो पर होगी ना। अगर कॉस्ट में 5-7 रुपए भी फर्क आता है, फिर एक नया इशू हमारे लिए पैदा हो जाएगा। इससे प्राइस पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि जी अगर हम उन्हें कहें कि आप पीएचओ बैन कर रहे हैं तो प्राइसेस बहुत हाई चली जाएंगी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। नहीं, वो करेंगे। बनास्पति बनता रहेगा, लेकिन देयर प्रोसेसेस पार्शियल हाइड्रोजनेशन, उसमें टीएफए के बगैर भी बन सकता है। There are several type of technologies. लंबी लिस्ट है टेक्नोलॉजीज की जो अडॉप्ट हो सकती है। आईटीएफए को कम करवाने के लिए इंडस्ट्री को जाके कर लेंगे, हम उन पे सख्ती करेंगे कि आईटीएफए 2% पे ले आए, लेकिन we can move swiftly towards a solution जो exist कर रहा है मुल्क में भी, रीजन में भी टेस्टेड है, and we can save those lives। ने कहा ये अब लेजिस्लेशन होनी चाहिए, हम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। कानून तो हम बनाएंगे और इसके ऊपर खास तौर पे उस इंडस्ट्रीज को भी एड्रेस करेंगे। दे नीड
to go for alternatives. I think that's a significant step towards this. And none of us disagreed with the legislation. और ऐसी legislation हो, nobody can get away with it. इसमें तो no doubt we will be legislating inshallah, so we are all there. Thank you very much ji for your effort. We will be moving forward on it. जी, तो we will be moving forward and we are moving forward in the spirit of moving forward. मुनव्वर हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। अब पिछले कई वेबिनार्स में हमारी ये कोशिश थी, और जो आपकी जो पूरा जो कैंपेन चला है उसकी कोशिश थी कि यार फर्स्ट स्टेज में कम से कम ITFAs की मिकदार को लिमिट किया जाए। अच्छा, ये कामयाबी से हो गया है, लेकिन ये शायद नाकाफी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्यों, अगर 2% पर ITFAs को कैप कर दिया है, और जाहिर है कि ये शायद सिर्फ पैकेज फूड तक ही महदूद है, तो ये क्यों जरूरी है कि एक इसमें मजीद एक लेयर ऐड किया जाए और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए? इसके पीछे क्या साइंस है, क्या पॉलिसी एविडेंस है? मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया ज़रार साहब। और सबसे पहले मैं इनफैक्ट अपनी जो आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रेगुलेटरी बॉडीज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया एंड ऑल द स्टेक होल्डर फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो पाकिस्तान ने अचीव किया, एंड दे पुट पाकिस्तान इनटू अ बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी के 2% जो है तमाम जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनकी एक लिमिट लगा दी गई कि टोटल फैट में 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं हो सकता। और ज़रार साहब, स्पेसिफिकली आपको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि यू आल्सो चैंपियन दिस कॉज, एंड डॉक्टर शाजिया हैं, दी अदर पीपल, ताहिरा हैं, मौजूद हैं, एंड ऑल द फूड अथॉरिटीज। इनफैक्ट एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ITFA एलिमिनेशन जो है वो हमारी खुराक से उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए PHO बैन एक स्ट्रेटेजी है। हमें जो अचीवमेंट की है वो बहुत सिग्निफिकेंट है एज ऑफ नाउ, और लेकिन हमें इसको फास्ट ट्रैक क्यों करना है उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा कुछ फैक्ट शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम जितना जल्दी इसको कर सकेंगे, तो सिर्फ 3 या 4 साल अगर हम इसे डिले कर देते हैं तो 3 या 4 साल में तकरीबन 45,000 से ज्यादा अमवात सिर्फ ट्रांस फैट की खुराक में मौजूदगी की वजह से हो जाएंगी। और उसके अलावा तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट जो है वो एट रिस्क हैं कि अगर हम 3 या 4 साल भी लेट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि दिस कुड रिड्यूस इन द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, कोई तकरीबन 1.34 बिलियन US$ के करीब जो है कि अगले 3 या 4 साल में जो है एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लॉसेस हो सकते हैं कि अगर इसमें डिले होता है। यानी तकरीबन 365 मिलियन US$ सालाना लॉसेस हैं सिर्फ ट्रांस फैट से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है। मैं बाकी NCDs की बात नहीं कर रहा, बहुत स्पेसिफिक ट्रांस फैट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रांस फैट पे रेगुलेशन आ गई है तो हमें फिर जो है वो PHO क्यों बैन करना चाहिए? सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि PHO जो है वो ट्रांस फैट का सबसे बड़ा सोर्स है, जो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है वो ट्रांस फैट का, वो PHO। और जिस भी खुराक में PHO जाएगा तो वहां पे ट्रांस फैट की मौजूदगी होगी। और खास तौर पर जैसे आपने भी अपने इब्तदाइया में कहा कि जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, आल्दो वो रेगुलेशन से तो कवर हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि PHO से जो फ्राई होने वाली फूड्स हैं वो उनकी कंजम्पशन हमारे यहाँ ना सिर्फ ज्यादा है बल्कि ये मोस्टली अनरेगुलेटेड जाती हैं। और अगर मैं सिर्फ आपको मिसाल दूं कि पाकिस्तान जो है, जो टोटल जितना PHO पैदा होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एमरो रीजन में, उसमें 60% तकरीबन पाकिस्तान में पैदा होता है। और फिर इसकी रेगुलेशन के लिए जो चैलेंजेस हैं कि हमारी फूड अथॉरिटीज ने एक अच्छा काम किया और अब एक नेशनल स्टैंडर्ड मौजूद है जो उनको एम्पावर करता है, लेकिन इसके बावजूद कैपेसिटी के इश्यूज हैं। कहीं पे जो है वो हमारी जो फूड अथॉरिटीज हैं अभी कुछ इन्फेंसी फेज में भी हैं, कुछ अभी चंद डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद हैं। जो सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश फूड अथॉरिटीज हैं उनमें भी चैलेंजेस हैं कि दे कांट रीच टू एवरी सिंगल कॉर्नर। तो एक किस्म का ये एक स्मार्ट अप्रोच है कि जब हमें पता है कि एक सबसे बड़ा जो एक ईवल है
वो पीएचओ है ट्रांस फैट के लिए, तो अगर हम उसे जड़ से खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जो फूड अथॉरिटी का रिसोर्स है इसको भी बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे होंगे, और उनकी जो इन्फोर्समेंट की एफर्ट और कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो रही होगी। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ दी वे द डिजीज बर्डन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, डायबिटीज की बात हुई या हर 1.5 मिनट में एक हार्ट अटैक की बात हुई, तो ऐसी सूरत हाल में वी नीड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्विक मेजर्स फॉर पॉलिसीज। और जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है वो इस सारे अमल को फास्ट ट्रैक कर सकता है इस प्रोग्रेस पे। तकरीबन 150 से कम मिले हैं जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बनाती हैं पाकिस्तान में। अगर इसके ऊपर जो है वो, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे पाबंदी लगाना है, बनस्पति बनाने पे पाबंदी नहीं लगाना। जो जो टेक्नोलॉजी है जिसमें बनस्पति बनाया जाता है, बनाने के दौरान हाइड्रोजन को गुजारा जाता है ताकि ये दानेदार घी की शक्ल इख्तियार कर ले, तो उस हाइड्रोजन गुजारने के अमल को के ऊपर पाबंदी लगानी है। अदरवाइज बनस्पति भी बनता रहेगा, ऑयल्स भी बनते रहेंगे, और अगर ये अमल हम कर लेते हैं तो ये पीएचओ बैन कहलाएगा और पार्शली हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकेगी, जिससे हमारी खुराक में ट्रांस फैट का सबसे बड़ा जरिया जो है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब फॉर द बिग पिक्चर। और यकीनन जब भी कोई प्रोसेस को चेंज करना होता है तो इंडस्ट्री की तरफ से काफी एतराजात आते हैं, जायज या नाजायज, हम उन पर भी आएंगे। लेकिन पहले आपने जिक्र किया फूड अथॉरिटीज का, और फूड अथॉरिटीज, डॉक्टर तायरा, यू आर द फ्रंट लाइन ऑफ दिस बैटल। और मैंने देखा है, और यकीनन आई एम गिल्टी ऑफ दिस एज वेल, कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि काम कितना है उनके पास और उनकी कैपेसिटी कितनी है। ये जो अभी बात कर रहे थे मुनव्वर साहब कि देखें 2% वाली जो रेगुलेशन है, अच्छा ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये तो सिर्फ पैकेज फूड तक महदूद है। जो स्ट्रीट फूड्स है, और इस्लामाबाद तो फिर भी एक कदरन छोटा शहर है, यहाँ कराची में अगर आप देखें तो कौन जाकर हर एक ठेले को जाके रेगुलेट कर सकता है, चेक कर सकता है, ये तो मेरा ख्याल है कि कदरन नामुमकिन काम है। तो आपके पर्सपेक्टिव से, और बिलखसूस इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से, एक पीएचओ के ऊपर एक कानूनी, एक लेजिस्लेटिव बैन कितना अहम है ताकि ये जो 2% वाली बात है ये बाकायदा इम्प्लीमेंट हो सके? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इस ज़बरदस्त किस्म के वेबिनार को अरेंज करने के लिए। और ये हकीकतन बहुत खुशी की बात है, और बात करते हुए भी बड़ा अच्छा हमें लगता है कि 2% हमने बैन जो है वो इम्प्लीमेंट बिल आखिर कर लिया, जबकि ये इसके लिए हमें जो डेडलाइन थी वो 2023 थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए 2025 के स्टार्ट में हो गया। इसके बावजूद अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हर बंदा, जब भी किसी भी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसका जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसकी तरफ लोग देखते हैं। जब भी फूड की बात होगी तो फूड अथॉरिटीज की तरफ लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अब फूड अथॉरिटीज की बहुत सारी जगहों पे, मैं अगर सादा लफ्जों में कहूँ तो हाथ बंधे होते हैं। वहां पर लोगों का गिला जायज होता है, लेकिन क्या करें, हमने 2% का कानून बना दिया। अब हम चूंकि ITFA तब तक नहीं हम खत्म कर सकते या उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते जब तक हम उसके प्रोसेस को नहीं समझते। और प्रोसेस में सबसे पहले बात आती है ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। अब आप जब पार्शली हाइड्रोजनेशन को ही नहीं खत्म कर रहे, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे, तो कैसे आप ITFA को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम इंडस्ट्री में जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी कि 2% की लिमिट है, आप करें। इंडस्ट्री हमें कोई XYZ प्रोसेस करके वो एक टेम्परेरी सा पेश भी कर देगी, लेकिन वो PHO नहीं छोड़ रही। और PHO हम रुकवा नहीं सकते, हम देख भी रहे हैं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई हमारे पास इस तरह से लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड नहीं है जिसकी बेस पे हम उन्हें जाके कहें। सिर्फ वॉलंटियरली गाइड कर सकते हैं हम उन्हें कि आप ये ना करें। तो ये जब तक ये नहीं होगा, ये जैसे मुनव्वर साहब ने भी कहा है कि सिंगल लार्जेस्ट एंड कंसंट्रेटेड सोर्स है ये, इसको हम खत्म नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। चले इंडस्ट्री की बात हम करते हैं, इंडस्ट्री कोई ऑयल पे शिफ्ट हो गई, किसी ने कोई अल्टरनेट ऑप्शन यूज कर ली, लेकिन उन्होंने PHO खत्म नहीं किया। अब क्या होगा, वो PHO वाला जो घी है या वो जो ऑयल है वो जाएगा ये आपके बेकरीज के पास, जो आपने बात की कि आपका इनफॉर्मल सेक्टर है जहां पर फ्राइंग हो रही है लोकली,
अब वहां पर आप इसको कैसे रोक सकते हैं? हमारी जितनी भी फूड अथॉरिटीज हैं, इनमें टीम्स डेली फील्ड में होती हैं। मैं आपको बताऊं कि शायद ये वाहिद इदारा है जो ईद वाले दिन भी काम कर रहा होता है, क्योंकि लोग खाना तो नहीं छोड़ते ईद वाले दिन भी, जाहिर है, इनफैक्ट वो तो डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। हमारी टीम्स ईद वाले दिन भी ड्यूटीज करती हैं, और वो हर गली मोहल्ले में जाके, इवन एक रेडी वाला खड़ा है, चिप्स वाला खड़ा है, कोई भी खड़ा है, उसका ऑयल भी चेक करती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कैपेसिटी की। हमारी फूड अथॉरिटीज की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है। हमें लैब कैपेसिटी की भी जरूरत है, जो मतलब एक बड़ा है इसमें चैलेंज हमारे लिए, कि लैब कैपेसिटी उतनी नहीं है। और उसके बाद जो हम हैंडी इक्विपमेंट्स देते हैं उनसे चेकिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हम हर जगह से सैंपल उठा सकते हैं? इतनी मैन पावर है हमारे पास, या इतने रिसोर्सेज हैं कि हम हर शॉप का सैंपल उठाएं? और फिर लैब्स जब नहीं मौजूद तो वो टेस्टिंग कहाँ होगी? हमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये जो एक लीगल लूप होल एक हमने छोड़ा हुआ है पीएचओ वाला, ये जब तक हम कवर नहीं करते, हम इन मामलात को सुधार ही नहीं सकते हैं। ये प्रोडक्शन चलती रहनी है, स्ट्रीट वेंडर्स तक ये जाती रहेंगी, कहीं ना कहीं से सिस्टम में इन होता रहेगा, आईटीएफए भी। तो पीएचओ को बैन करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर हम पब्लिक हेल्थ की बात ही नहीं कर सकते। वो टारगेट्स जो हमने सोचे हुए हैं वो अचीव नहीं हो सकते। ये हमारी जो है वो सबसे बड़े इश्यूज हैं, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पीएचओ को बैन किया जाए। मतलब कि मसले की जड़ तक पहुंचना है ना। बिल्कुल। हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो भी पार्शियली, लेकिन जो एक्चुअल डिजीज है वो नहीं है। आई मीन मेरे जहन में कुछ डिजीज खत्म नहीं कर रहे। जी, आई मीन पेन किलर हमने इजाद कर लिया, लेकिन पेन की रीजन तक नहीं जा रही कि भाई हो क्यों रही है। ये बात सिम्टोमेटिक ये है सिर्फ। ट्रीटमेंट। एक अजीबोगरीब मिसाल मेरे जहन में आई है एकदम। ये कुछ यूं है कि जैसे कि तरबेला डैम के पानी में मुस्तकिल कोई जहर डालता जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि यार आप अपने सब हर घर, हर दफ्तर, हर मस्जिद पर ना आप अपना वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दें। तो ये कितना प्रैक्टिकल है? द बेटर थिंग वुड बी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट द रूट। एंड जैसे आपने कहा, जैसे आप दोनों ने कहा, जैसे हम सब कह रहे हैं, इसका एक ही प्रैक्टिकल हल हमारे सामने, हमारे जो नजर आता है, वो है पीएचओस पर एक मुस्तकिल और परमानेंट बैन। तो डॉक्टर सुमरो, अब इस बात से मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। अभी हमने देखा कुछ झलकियां, जो एक पूरी डिबेट हो रही थी, और बज़ाहिर तकरीबन हर एंगल को कवर उसमें किया गया था। क्या आप हमें बता सकती हैं कि जहां तक नेशनल असेंबली का सवाल है, तो इस बैन को फास्ट ट्रैक करने में नेशनल असेंबली का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि जैसे अभी मुनव्वर साहब हमें बता रहे थे, द क्लॉक इज टिकिंग एंड एवरी सेकंड कॉस्ट्स नॉट जस्ट मनी बट आल्सो लाइव्स। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू जरार साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लॉ बनाएं, पॉलिसी बनाएं, और फिर मैं समझती हूँ कि वहाँ पे जब लॉ बन जाता है, रेगुलेशंस बन जाते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है हमारी आवाम की, सिविल सोसाइटी की, और बाकी जैसे हमारे मैं जो अपनी तरफ से, ये मेरा ओपिनियन है कि मैं कहती हूँ कि मीडिया जो है हमारे आंखें और कान होते हैं, उनका भी रोल स्टार्ट होता है कि वो उस पॉलिसी को, उस रेगुलेशन को, उस जो जिसके बेस पे ये लॉ बना है, वो सारी चीजें खत्म करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारा साथ दें। तो सर सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, वो है कि हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। हम लॉ बना के आगे पास कर देते हैं, लेकिन फिर हम वेट करते हैं कि ये किस तरह से, लेकिन फिर भी हम जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, जिनका रोल है ओवरसाइटिंग का, हम एक बिल अगर पास कर लेते हैं, एक कोई पॉलिसी बना देते हैं, तो हम फिर उसमें रिमाइंडर देते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि हमें बताएं कि इस पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। सर लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि जो एक फूड अथॉरिटी की तरफ से हमें एक उन्होंने छापा मारा था, और एक गोश्त का भी बहुत ज्यादा इशू आया था कि गधों का गोश्त और ये इस तरह से।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझती हूँ कि जो हमारी फूड अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो किसी को वही बात है कि जब तक लेजिस्लेशन ना हो आप किसी को भी एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम इज कि पॉलिसी मेकिंग हो जाए और फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो। तो सर, जैसे डॉक्टर मुनव्वर ने कहा कि उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उनकी जो ड्राफ्ट था उनको लेके हम आगे चले हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी और मिनिस्ट्री में हमने उस ड्राफ्ट को भेजा है। वहां पे उस पे बात हो रही है। जैसे ही वो ड्राफ्ट हमारे पास वापस हमारी स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ में पहुंचेगा, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस ड्राफ्ट को एक लॉ बना के, एक पॉलिसी बना के हम रेगुलेट करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा रोल इसमें हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनका रोल है। कि जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि वो इन चीजों को जब आप बनाते हैं ना, तो लोगों को थोड़ा गाइड भी कर दिया करें कि कौन सी चीज आपकी सेहत के लिए सही है, कौन सी नहीं है। जैसे शुरू में हमने बात की लाइफस्टाइल की, तो हम बहुत वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। जंक फूड हमारा बस ये समझ लें कि मजबूरी बनती जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान जो है इस वक्त डायबिटीज में रैंकिंग में नंबर 1 पे आ रहा है, और स्पेशली बच्चों में डायबिटीज, ओबेसिटी, बिल्कुल, जुवेनाइल और जुवेनाइल ये डायबिटीज तो बहुत जी बढ़ सर, गई है। जुवेनाइल डायबिटीज, और इसके अलावा कोलन कैंसर भी हमारी लाइफस्टाइल में एक तरह से रूटीन, जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनमें ऐड होता जा रहा है। रूटीन की जो डिजीजेज हैं उनकी तरह ऐड हो रहा है। और साथ में हमारी जो यंग गर्ल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी का भी कॉज बन रहा है, जिसके लिए कोई नहीं बात करता है। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या सिंड्रोम है, वो मेन कॉज होती है इन हमारे जंक फूड्स की वजह से, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, ना ही उसको कोई हाईलाइट कर रहा है। तो और ये भी सॉरी आपकी एक मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि जो पॉलीसिस्टिक डिजीज है उसका भी ITFAs के साथ एक लिंक बन सकता है। जी सर, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि देखें जैसे जो यहाँ पर तो हमारे हमने तो मतलब पूरी पोलियो कैंपेन्स को तबाह कर दिया है कि लोग बांझ हो जाएंगे, और जो खाना हम खा रहे हैं उससे बाकी हमारी लड़कियां बांझ जी हो रही हैं, जी ये सर, आप कह रही बिल्कुल हैं। इस तरह से है कि बहुत देखिए खूब। हमारे कौन से खाने की चीज है जिसमें हमारे स्टीरॉइड्स ऐड नहीं होते हैं, हमारे हार्मोन्स ऐड नहीं होते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन चीजों को इफेक्ट करते हैं। जी तो मैं अच्छा डॉक्टर समझती साहब, हूँ कि हम इन चीजों को एड्रेस करें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मुनव्वर साहब से कि आपके ड्राफ्ट में हम अगर थोड़ी सी अमेंडमेंट करें, तो हम PCOS को जरूर ऐड करें, कोलन कैंसर को जरूर ऐड करें, ताकि ये चीजें भी एड्रेस हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब माना कि एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत एस्पेक्ट्स है, यार हमें अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल को भी बेहतर करना है। मेरा ख्याल है कि पब्लिक रिलेशंस और अवेयरनेस कैंपेन्स तो तकरीबन 2-2.5 साल से चल रही हैं। इसमें मैं जो अपना हिस्सा डाल सकता हूँ मैंने डाला भी है, और इंशाल्लाह आगे जाकर भी डालूंगा। एक आपसे सवाल है, अगर मुख्तसरन आप हमें बता सकें, आप कह रही हैं कि जी वो कमेटी में होंगी, वहां पे जाहिर है कि डिबेट होगी, पूरी प्रोसेस है। कोई एक रफ टाइम फ्रेम मिल सकती है कि अंदाजन ये प्रोसेस आपकी नजर में कब कंप्लीट होगी, नोइंग के नेशनल असेंबली के पास और भी बहुत काम है आजकल। सर, मैं समझती हूँ कि सबसे पहला जो हमारा मेरी प्रायोरिटी या हमारी स्टैंडिंग कमेटी प्रायोरिटी है, वो है हेल्थ। तो लास्ट सेशन में भी मैंने एक रेजोल्यूशन सबमिट कराई थी इसी हमारे पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं इनके ऊपर। तो हम गाहे बगाहे पार्लियामेंट में ये चीजें ला रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम बहुत जल्द इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये ड्राफ्ट और उस पर डिस्कशन करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाहिर है कि ये तो अब नेशनल असेंबली की बात हुई, क्या किस हद तक प्रोविंशियल असेंबलीज को इस पर रजामंद किया जा सकता है वो भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन पहले मुनव्वर साहब, अब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेशन की, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान कोई यूनिक केस नहीं है। पूरी दुनिया में और इस पूरे खित्ते में, इनफैक्ट मिस्र मेरा ख्याल है कि हमारे से नंबर 2 था, लेकिन फिर उन्होंने काफी इसके ऊपर प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की है। तो अगर आप एक तो हमें थोड़ा सा एक स्नैपशॉट दे सकें कि पाकिस्तान में जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है,
क्या कमोपेश ये वही लेजिस्लेशन है जो इस खित्ते में कई ममालिक अब पहले से ही पास कर दी है और इन्फोर्स कर रहे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया ज़रार साहब। एक तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को जो है बड़े आसान लफ्ज़ों में हम ये कहें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिसी जो है वो का फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। और हमारे रीजन के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें मैं अगर आपको क्विक एग्जांपल्स दे सकूं, इजिप्ट की एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया की एग्जांपल है, कि जिन्होंने ना सिर्फ जो है वो 2% लिमिट लगाई है फूड के ऊपर जो ट्रांस फैट की, साथ साथ पीएचओ को भी बैन किया है, जिसको हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। और वहां पे इजिप्ट किसी टाइम पे जो है वो पाकिस्तान से भी पहले ऊपर था जो ट्रांस फैट की कंजम्पशन में है, लेकिन क्योंकि उन्होंने रेगुलेशन पहले कर ली थी वो तकरीबन 2022 के करीब, तो अब हम ये अंदाजा कर पा रहे हैं कि जो वहां पे जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर हुई है। और मैं आपको एक चीज और भी कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है कि 2% तक जो लिमिट जो है वो लाई जा सकी है, और ये इसके पीछे बहुत लंबी जद्दोजहद है और आप उसका हिस्सा है। और मैं जो चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को बैन करना, ये उसी जो है वो एफर्ट को और फर्दर एडवांस करने और फास्ट ट्रैक करने के लिए है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो सबसे बड़ा सोर्स है उसको अगर हम बैन कर लेते हैं तो जैसे जो हमारे इस वक्त जो कंट्री स्पेसिफिक मसाइल हैं उसके फॉर्म में हम उसको जल्दी आसानी से जो है वो उसको ट्रांस फैट को हमारे फूड सप्लाई चेन से खत्म कर सकेंगे। इसके लिए जो एक लेजिस्लेटिव पाथवे है, ये तो ऑफ कोर्स एक फेडरल गवर्नमेंट की एक एफर्ट्स होंगी कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए जो है एक लॉ बना सकते हैं। और दूसरा उसके अलावा जो क्योंकि हेल्थ काफी हद तक प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, तो प्रोविंसेस में भी जब हमने पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात की फेडरल लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, तो हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी मिली, जिसने हमारी भी बहुत हौसला अफजाई की। जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ की, जिसकी डॉक्टर शाजिया सूबिया भी बात कर रही थी, और उनके चेयरमैन, उनके मेंबर डॉक्टर शाजिया और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में भी लेके गए। और इवन हमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया कि हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स के साथ भी बात कर सकें और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है उसको भी हम एडवांस कर सकें। मैं एक चीज जो जहाँ पे जो एक अच्छी चीज भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी एक तीसरी स्टडी है जो हमारे एक पार्टनर हार्टफाइल जो है वो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, मार्केट की असेसमेंट कर रहे हैं कि एक सूरत हाल देखी जाए कि इस वक्त ट्रांसफैट की क्या सूरत हाल है फूड सप्लाई चेन में। अगर हम 2018 की निस्बत हम बात करें जब तकरीबन हर जानिब ट्रांसफैट था, उसके बाद 2023 की स्टडी के अंदर एक वाजे इंप्रूवमेंट नजर आई। और अब जो सूरत हाल है, इवन जो फूड अथॉरिटीज हैं डिस्पाइट ऑफ जो कैपेसिटी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फोर्समेंट का काम शुरू है, जिसका एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो इंडस्ट्री को भी जा रहा है और जो बाकी जो एफर्ट्स हैं एक गियर अप हो रही हैं और जिसको हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है। मैं अभी आपका एक सवाल आपने किया था जी कि कितनी देर में हो जाएगा, उसका एक मैं अगर मुझे आप कहें तो मैं डॉक्टर शाजिया से एग्री करूंगा। और दूसरी बात यह है कि हम उसकी बेसिस इस चीज के ऊपर है कि ये जो रेगुलेशन की सक्सेस है या इसका अगला स्टेप जो है वो लेजिस्लेशन का है, उसमें एक कॉमन चीज ये है कि जब जो हेल्थ प्रोफेशनल, सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियंस, फूड अथॉरिटी, मीडिया, सबने मिलकर जब एक एफर्ट की, एक कोलेशन बिल्ड की और एक कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़े, तो दैट हैज क्रिएटेड दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और इसका अब जो इसी मोमेंटम को हम अगर मेंटेन करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जिन्होंने एक बहुत अच्छा हमें एक अपना एक कमिटमेंट शो किया है, तो दैट कैन क्विकली टेक दिस पॉलिसी स्टेप इनटू अ नेक्स्ट स्टेप, और जिसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर जो है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हैं जो आ सकती हैं, जिससे हमें ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है या उसको ट्रांसफैट है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो मतलब मुश्किल नहीं है इफ यू वर्क टुगेदर एंड यू वर्क विद फोकस, ये आपका कहना है, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट। सूबाई असेंबलियों की बात हुई, डॉक्टर सुमनो, तो एक और सवाल आपसे ये है कि अब हम ये जानते हैं कि कभी कभी
कौमी असेंबली में एक लॉ पास होता है, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ सूबे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं या उसकी वो पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट्री लेजिस्लेशन ले आते हैं, कुछ नहीं करते। अभी हालिया मिसाल ये है कि सिंध में आई थिंक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था, बलूचिस्तान में भी पास हो गया है, लेकिन 2 और सूबों में अभी नहीं हुआ। किस हद तक डॉक्टर सुमरो कौमी असेंबली सूबाई लेजिस्लेचर्स या सेनेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं, उनको रिकमेंडेशंस दे सकती हैं? ये इस तरह का कोई बकायदा मैकेनिज्म है या डज दिस हैपन मोर ऑन एन इंडिविजुअल या पार्टी लेवल? जी सर आई थिंक हम लोग इस पे मिलके काम कर सकते हैं। मैं इसलिए वेट कर रही हूँ कि ये ड्राफ्ट जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से होके हमारे पास पहुंचे तो फिर हम इस पे सारे प्रोविंसेस के साथ बैठ के बात करें। जैसे हमारे पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में 4 फोरम ऐसे हैं जिन पे हम खुल के बात कर सकते हैं। 2 तो बहुत एक्टिव हैं, एक है वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस जो मेरे ख्याल में इस चीज पे पहले ही बात कर चुकी है, और दूसरा हमारे पास है एसडीजी टास्क फोर्स, पार्लियामेंट्री एसडीजी टास्क फोर्स। तो ये 2 फोरम ऐसे हैं जिनके थ्रू हम प्रोविंसेस में जाके भी बात कर सकते हैं और प्रोविंसेस को बुला के भी बात कर सकते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कि हमारे पास ये ड्राफ्ट आ जाए, हम कुछ इस पे काम कर लें, तो फिर हम वो ही ड्राफ्ट अपना सूबों के साथ शेयर करें ताकि वो उनकी तरफ से इनपुट और उनकी तरफ से अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो वो भी हम ऐड करके कुछ इस तरह का कानून बनाए या ऐसी रेगुलेशन या ऐसी पॉलिसी बनाए जो किसी को भी इम्प्लीमेंट करवाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो या आगे किसी की तरफ से हमें रेजिस्टेंस फील हो या कोई रेजिस्ट कर सके हमें। तो मेरे ख्याल में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंशाल्लाह, मैंने मैसेज अभी कन्वे कराया है। आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मैंने ये उनको मैसेज कन्वे करवाया है कि हमारा ये ड्राफ्ट आपकी मिनिस्ट्री में पेंडिंग में है, तो जितना जल्दी हो सके आप हमें ये ड्राफ्ट सेंड करें ताकि हम इस पे प्रॉपरली काम करना शुरू करें और फिर हम इस लेजिस्लेशन पे प्रोविंसेस को भी ऑन बोर्ड लें और फिर हम मिलके कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं कि कोई भी, चाहे चारों सूबों में, चाहे हमारे एजेके में और जीबी में भी, इस पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। सही। इनफैक्ट आपने जब बात की रेजिस्टेंस की तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, और वो है जाहिर है इंडस्ट्री का एटीट्यूड। अच्छा, अब ये कोई बात पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा, हमने पूरी दुनिया की तारीख में देखा है कि जब भी कोई इस किस्म की रेगुलेशन या लेजिस्लेशन आती है और इंडस्ट्री को अपनी टेक्निक्स चेंज करने पड़ते हैं तो एक रेजिस्टेंस आती है, और ये काफी पावरफुल रेजिस्टेंस भी हो सकती है क्योंकि ग्लोबली आपको पता है कि अगर पैसा किसी के पास है तो जाहिर है बिजनेसेस के पास है, इंडस्ट्रीज के पास है, और ये जायज बात है, उनका मुतालबा भी जायज है कि जी वी आर एम्प्लॉयर्स, वी जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप हमारा गला ना घोंटें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, जाहिर है। तो यहाँ पर जैसे अभी वो नेशनल असेंबली कमेटी की भी हम बातें सुन रहे थे, तो कुछ लोगों ने ये भी इशू रेज किया कि जी अब अगर आप इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा स्क्वीज करेंगे तो वैसे ही हमारे मुआशी हालात कुछ अच्छे नहीं है। इंडस्ट्री की तरफ से आता है कि जी बिल्कुल हमारे कॉस्ट बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डॉक्टर ताहिरा, मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ और फिर मुनव्वर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ दम है नेतजात में कि अगर हमने अब पीएचओ बैन कर दिए तो हो हमारी सारी मशीनरी चेंज हो जाएगी, हम खसारे में चले जाएंगे, हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी और कितने हजार लोगों को बेरोजगार करना पड़ेगा? इज दैट ए लेजिटिमेट कंप्लेंट डॉक्टर ताहिरा, या कॉस्ट इतनी नहीं है जितना हमें बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है जो बताई जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से। और मैं आपको ट्रूली बताऊं तो वो शायद अगर पर केजी जो एक आम कंज्यूमर तक हमारा घी या ऑयल जा रहा है जिस रेट पे, उसमें एक नॉमिनल सा इंक्रीज भी ये करें ना तो इंडस्ट्री उसमें ये सारा चेंज ला सकती है। और इतना इंक्रीज तो ये वैसे भी अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में आया ही है प्राइस में, वैसे ही हो और जाता है, लोगों ने खाना बंद नहीं किया, ऑयल एंड घी का यूज बंद नहीं हुआ, वो उसी तरह बढ़ रहा है, बल्कि चाहे उधर से वो प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी नॉमिनल सी इसमें प्राइस का डिफरेंस आना है अगर ये अपनी सारी वो चेंज करते हैं उस प्रोसेस लाइन को या उस टेक्नोलॉजी को। और फिर मैं आपको बताऊं जितने भी हमारे ये हमसाया मुल्क हैं, इवन इंडिया की मिसाल ले लें,
तो विद इन 3 to 6 months वो प्राइसेस स्टेबलाइज भी हो गई हैं, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड चेन है। तो जैसे ही डिमांड आएगी डेफिनेटली सप्लाई बढ़ेगी तो आपका तो वो कॉस्ट का रहना ही नहीं है ना इशू। तो वो ये इस कदर नहीं है। और फिर इस चीज को अगर हम इसके साथ रिलेट करें, जैसे WHO ने बताया था कि उसकी WHO की स्टडी कहती है कि 1% डिक्रीज इन ITFA वो आपकी हेल्थ का जो कॉस्ट है उसको मतलब कई फोल्ड उसको करती है कंपनसेट। और मेरे ख्याल में ये जो बात है ये एक कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से बड़ी स्ट्रांग बात है कि आपका वो कॉस्ट जो हेल्थ पे आ रही है वो अगर आपकी 3 to 4 फोल्ड बच रही है आपके जस्ट 1% ITFA कम करने से, तो ये वाली कॉस्ट माने ही नहीं रखती। और फिर ये इतनी है भी नहीं, अगर हम उसको फिगर्स में देखें तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट नॉमिनल सी कॉस्ट बढ़ती है। और वही बात कि वो 3 to 6 months में स्टेबलाइज भी हो जाती है। अच्छा, अब ये अच्छा ये एक अलमिया भी है ना, क्योंकि ये जो कॉस्ट है, जो हेल्थ की कॉस्ट है, वो ऑटोमेटिकली इस वक्त मेरी जेब से नहीं निकल रही। ये मेरे लिए ना, आई मीन एज अ कंज्यूमर, ये मेरे लिए शायद एक थियोरेटिकल कॉस्ट है। लेकिन यही बात है जो मेरा ख्याल है कि जितनी भी पब्लिक सर्विस इसमें कैंपेन्स हो, इस बात को एम्फसाइज करना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपको 50 पैसे ऊपर भी देने पड़े, आपके 5,000 रुपए आगे जाते हुए बच रहे हैं। इसमें मैं मतलब वो ये एक बिल्कुल एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी। जब नया नया आयोडीन मिला नमक आया था तो वो आम नमक से थोड़ा महंगा फील होता था, पैकेट में आ रहा था ना, तो वो लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारी कैंपेन्स का बड़ा स्ट्रांग रोल रहा। लोगों को वो हांडी का निशान याद था, मतलब मुझे याद है बचपन में मैंने सुना था हांडी के निशान वाला नमक लें वो जी सेहत के लिए जी अच्छा है। जी तो जी ये जो है ना, ये कैंपेन्स और ये अवेयरनेस ये डेफिनेटली बड़ा स्ट्रांग पार्ट अदा करेंगी। तो लोग लोग भरते हैं, फिर लोगों ने तब भी पैसे भरे, वो थोड़ी सी कॉस्ट थी ना उस टाइम पे। इसी तरह घी में भी अगर आप एक घी अगर फर्ज 400 रुपए किलो मिल रहा है, वो 410 पे चला जाएगा, लोग लेना बंद तो नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली फिर भी खरीदेंगे। लेकिन उनको इस चीज का यकीन होगा कि इसका हेल्थ बेनिफिट है। ये चीज अच्छा, एक ये हमें आप ये रियलाइज बड़ी करना। आपने एक और अभी जो हालिया आपने सुना होगा कि यहाँ कराची में एक ई चालान सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है। आपने सुना है ना, और काफी भारी जी भारी जी जुर्माने देने पड़ रहे हैं लोगों को। और मैंने कसम से उन लोगों ने जिन्होंने कभी जिंदगी में अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी, वो अब पहन रहे हैं। तो पहन रहे हैं। दिस जस्ट टेल्स यू कि इफेक्टिव रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन से क्या सोसाइटल चेंज आ जाता है। अब अगर 4 साल ये इस तरह चलता रहा ना, वो आदत बन जाएगी, और फिर किसी को बिल्कुल बन याद नहीं जाएगी, होगा कि यार हम सीट बेल्ट के बगैर भी गाड़ी चलाते थे। बगैर भी अच्छा, चलाते थे। कौन पागल करता था ऐसे। हालांकि मैं भी उनमें से हूँ जिन्होंने अभी सीट बेल्ट बांधने लगी है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मुझे 15,000 20,000 रुपए का जुर्माना पड़े। आई विल एडमिट दिस। डेफिनेटली। आई विल तो एडमिट दिस। ये वाले फाइन जो है ना, ये हमारा डिपार्टमेंट है, हम डेफिनेटली इम्पोज करेंगे, लेकिन उसके लिए जब हमारे पास एक लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन। एक अच्छा, लीगल बैकग्राउंड होगा। डॉक्टर तायरा, लेजिस्लेशन आ भी जाए, अब जाहिर है कि देखें, ये मतलब आप गली गली नहीं घूम सकते, मैं मानता हूं। आप हर समोसे वाले की ऑयल को टेस्ट नहीं कर सकते रोजाना हर 6 घंटे के बाद, ये नामुमकिन है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। अगर PHOs पर बैन लगता है, इसको मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा आपके लिए? अगर PHO पे बैन लग जाता है तो देखें, हम तो रूट काज पे चले गए ना, हमने तो इंडस्ट्री से वही बात है, वो जहां से निकल रहा था वहीं से बंद कर दिया। तो फिर हमारा जैसा भी सिस्टम चल रहा है, हम जो ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं, हम सिलेक्टिव जो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि इफेक्ट आ गया है। क्योंकि सप्लाई पीछे से सप्लाई बंद हो गई ना, जब सप्लाई ही बंद ये करवा दी है हमने, जब पीछे से ही ITFA नहीं आ रहा, पीछे से ही वो PHO नहीं आ रहा, तो फिर ऑब्वियसली मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा वो गुड क्वालिटी में ही होगा ना, उसमें PHO नहीं आएगा। वो उसके लिए फिर लोकल इंडस्ट्री हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो, सबके पास वही चीज आएगी, वो उसी को ही फॉलो कर रहे होंगे जो हमने इम्प्लीमेंट करवा दी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर शाजिया से मैं एक सवाल करना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अभी एयरपोर्ट में थी, हम देख रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि शायद उनका भी मैसेज आया है और उनकी फ्लाइट जा रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग आउट द टाइम, हालांकि आप इस वक्त सफर कर रही थी। आप दोनों से बस एक आखिरी सवाल है। एक तो आई वांट टू जस्ट थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड for contributing to this good cause. मुनव्वर साहब, PHO बैन हो जाता है, अब पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए ये कितना अहम साबित हो?
बहुत शुक्रिया जरा साहब। एक तो मैं थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर वेरी जी ब्रीफली जी जो है, प्लीज प्लीज प्लीज। कॉस्ट का इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज हैं कि जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर लिया हुआ है और द अदर्स आर डूइंग। तो और इसमें जो है वो कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट, मैं फुली एग्री करता हूँ डॉक्टर ताहिरा के जो उन्होंने कमेंट किया कि बहुत माइनर शिफ्ट होगा, और बाज केसेस में तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी वेरी करता है कि इंडस्ट्री ने कौन सी टेक्नोलॉजी की है। बाज दफा सिंपल ब्लेंडिंग भी होती है जिसमें सिर्फ आपने हाइड्रोजन नहीं गुजारनी, बल्कि शायद वो गुजारने से ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, तो वो एक प्रोसेस को कट ही करना होगा। तो इसलिए जो है वो ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि इससे जो कॉस्ट के अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं आता, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज को आती है कि अगर लाइक जो है कि एक ऑलवेज रेसिपी बनी हुई है उनको अगर चेंज करना है तो उसके लिए बाज दफा जो है एक रेजिस्टेंस आती है। अदरवाइज जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कितनी सिग्निफिकेंस है इंपॉर्टेंस की, और ये कॉस्ट के साथ भी इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब सिर्फ 3 साल अगर हम लेट कर देते हैं या, तो इसका मतलब है कि हम 1.3 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर सिर्फ ट्रांस फैट की कंजम्पशन से हमारा जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस होंगे वो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर होंगे, और तकरीबन 45,000 जिंदगियां जो है वो ट्रांस फैट निकल जाएगा हमारी खुराक के अंदर 3 साल के अंदर। तकरीबन 15,000 के करीब या 14 से 15,000 सालाना अमवात हो सकती हैं ट्रांस फैट को हमारी खुराक के अंदर अगर मौजूदा सतह पर रहता है। और उसके अलावा जो है ये इकोनॉमिक लॉसेस हैं। तो इसका एक बहुत क्लियर एविडेंस है कि अगर हम ट्रांस फैट को अपनी खुराक के अंदर कम कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली इट वुड हेल्प अस टू, पाकिस्तान के अंदर जो दिल की बीमारियां हैं वो कम होंगी, डायबिटीज के केसेस कम होंगे, अमवात कम होंगी, इकोनॉमिकली कम होगा। और ये अंदाजा कर लें कि बाज दफा ऐसे लोग कि जो हमारे जो है जो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज या हार्ट अटैक किसी को होता है ना, तो वो आमतौर पर जो है वो 50% से ज्यादा हार्ट अटैक 50 साल की उम्र से कम होता है, और उसमें वो सबसे प्रोडक्टिव लाइफ होती है। तो एक फैमिली का अंदाजा करें कि जिसका एक प्रोडक्टिव पर्सन जो है वो ना सिर्फ ये है कि सोशली बल्कि इकोनॉमिकली भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, और वो फैमिलीज को एक गुर्बत की जानिब जो है वो धकेल देता है जब उनके को प्रोडक्टिव जो है वो ह्यूमन रिसोर्स या उनका अर्निंग हैंड जो है वो चला जाता है। तो इन एनी वे इन ऑल केसेस एज ए कलेक्टिवली इंडिविजुअली सब फॉर्म में अगर हम देखें तो इसका एक बड़ा क्लियर बेनिफिट है कि जिससे हमें ना सिर्फ हेल्थ इंप्रूव होगी बल्कि हमारी इकोनॉमी को बहुत सारा बेनिफिट होगा। बिल्कुल। नहीं मतलब ये तो मुझे इतना अहम लग रहा है कि मेरा तो ख्याल है कि किसी को ये सिफारिश करनी चाहिए कि 28वीं या 29वीं तरमीम में इसको शामिल कर दें, क्योंकि वो तो काफी तेजी से पास हो जाती है सारी चीजें। तो आई मीन इट इज ऑन 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 दैट लेवल ऑफ स्केल ऑफ इम्पोर्टेंस। एक खुशखबरी ये है कि बात आगे पहुंच रही है, लोग अवेयर भी होते जा रहे हैं। अभी जो इसी लाइव स्ट्रीम की फीड में कमेंट आया है बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी से, और वो भी डॉक्टर तायरा और मुनव्वर साहब आप वही बात कर रहे हैं जो आप दोनों कह रहे हैं कि एक इंतहाई सीरियस हेल्थ रिस्क है and PHOs must be banned across Pakistan to protect our communities. इसके साथ we come to the end of our webinar. हम सब उम्मीद से हैं कि जो full and complete and implementable and enforced ban on PHOs अनकरीब हम देखेंगे। फिर हम ये भी उम्मीद करेंगे कि सूबाई असेंबलीज ऑल्सो फॉलो सूट, बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत लेजिस्लेशन आ रही होती है, बहुत डिबेट्स हो रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो पूरे पाकिस्तान के लिए लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। थैंक यू ऑल सो मच वंस अगेन। ओके, मैं देखूंगा अगली बार मुनव्वर साहब आपका